रमेश वर्मा जब सुबह अपने खेत पर स्थित बकरी फार्म पर गए तो देखा कि अलाव के पास कोयला जैसी जली एक लाश पड़ी हुई है। उनके बेटे विक्रांत वर्मा की बाइक भी वहीं खड़ी थी। उसका जला हुआ मोबाइल फोन भी वहीं लाश के पास ही पड़ा था। इस आशंका से कि लाश उनके बेटे विक्रांत की तो नहीं है, उनके होश उड़ गए। रमेश वर्मा ने तुरंत घर फोन किया। परिवार के अन्य लोग भी वहां आ गए। बड़े बेटे को भी सूचना दी गई। बाइक, मोबाइल और कपड़ों के जले हुए अंश से लाश की पहचान घर वालों ने 25 वर्षीय विक्रांत वर्मा के रूप में कर ली। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव दूबेपुर में 25 वर्षीय विक्रांत वर्मा पत्नी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। उसे उसके पास खेती की जो जमीन थी उससे गुजारे भर पैदावार हो जाती थी, लेकिन विक्रांत और उसकी पत्नी को उससे तसल्ली नहीं थी। वह ऐसी आमदनी चाहते थे जिससे उनके पास भी भरपूर पैसा और आधुनिक सुख सुविधाओं के सारे साधन हों। दोनों इस पर विचार विमर्श भी करते रहते थे। विक्रांत ने आमदनी बढ़ाने का जतन शुरू किया। उसने बैंक से लोन लेकर पहले मुर्गी पालन का काम किया। काफ़ी मेहनत और लगन के बाद भी विक्रांत को मुर्गी पालन में सफलता नहीं मिली। मुर्गियों में बीमारी लग गई। काफ़ी इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले मजदूरों ने भी सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की, जिससे काफ़ी संख्या में मुर्गियां मर गईं। उसका यह कारोबार फेल हो गया, जिससे विक्रांत को इसमें काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। विक्रांत ने सोचा कि मुर्गी पालन बहुत जोखिम का कारोबार है। वह किसी भी तरीके से मुर्गी पालन करने में सफल नहीं हो सकता है, इसलिए उसने फिर बकरी पालन का काम किया, लेकिन वह उसमें भी सफल नहीं हुआ। दोनों ही धंधों में असफलता उसके हाथ लगी, जिससे उसकी पूंजी डूब गई और वह लाखों का कर्जदार हो गया। इसके बाद विक्रांत हर समय मोबाइल में लगा रहता था। मोबाइल पर लगे रहना पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। उसकी इस आदत से पत्नी बहुत दुखी थी। उसके मन में यही ख्याल आते रहते थे कि कहीं उसके पति का किसी और से चक्कर तो नहीं है। घर की आर्थिक हालात सही नहीं थी, ऊपर से पति का कमाने की तरफ ध्यान नहीं था। इसलिए पत्नी ने विक्रांत को टिकटिकाना शुरू किया। एक दिन विक्रांत ने पत्नी से कहा कि वह दिल्ली काम की तलाश में जा रहा है। किसी दोस्त ने बताया है कि किसी फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाएगी। अचानक दिल्ली जाने की बात सुनकर पत्नी को शक व आश्चर्य तो हुआ, फिर भी उसने सहज ही हंसी खुशी उसे दिल्ली जाने के लिए घर से विदा किया। सभी कामों से निराश हो जाने पर विक्रांत दिल्ली में नौकरी करने गया। दिल्ली में कुछ महीने नौकरी करने के बाद वह घर आया। यह बात 15 जनवरी 2024 की है। उस समय रात के लगभग 10 बजे थे। कुछ समय रात में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के बाद सभी लोग सो गए। 16 जनवरी 2024 की सुबह अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद विक्रांत नाश्ते के लिए बैठ गया। पत्नी पराठे और चाय लेकर आ गई। इस बीच एक बच्ची रोने लगी। पत्नी उसे बिस्तर से गोदी में उठा लाई। संभालने, चुप कराने के लिए गोदी में लेकर वह पति के पास ही बैठ गई। इस समय विक्रांत बहुत उदास था और गुमसुम सा बैठा नाश्ता कर रहा था। पत्नी को जब उसके चेहरे से परेशानी झलकती दिखाई दी तो उसने सवाल कर ही दिया, क्या बात है, कैसे परेशान दिख रहे हो? दिल्ली में सही काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप यहीं खेती में ही फिर से नए सिरे से मेहनत करो, धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विक्रांत ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मुझ पर अब तक 9 लाख का कर्ज हो चुका है। उसका तगादा हो रहा है। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि यह कर्ज कैसे उतरेगा।
काफ़ी देर दोनों में विचार विमर्श हुआ। फिर विक्रांत गांव में घूमने निकल गया। दोपहर में घर आया, खाना खाया और फिर मोबाइल में रम गया। शाम लगभग 6 बजे बाइक लेकर वह अपने बकरी फार्म पर गया। पत्नी से यह कहकर गया कि देखते हैं खेती में कैसे और क्या हो सकता है। रात 10 बजे तक विक्रांत जब वापस नहीं आया तब उसकी पत्नी ने फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन फ़ोन उठा नहीं। इससे पत्नी की चिंता बढ़ गई। उसने अपने ससुर रमेश वर्मा से यह बात बताई। उन्होंने भी फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रमेश वर्मा ने कई जगह रिश्तेदारियों में फ़ोन करके पूछा पर विक्रांत का कोई पता नहीं मिला। उसकी पत्नी ने भी अपने रिश्तेदारों में बात की लेकिन पता नहीं चला कि विक्रांत कहाँ है। दोनों के दिमाग में यह था कि अगर फार्म हाउस पर होता तो अब तक घर आ जाता। इतनी सर्दी में देर रात तक बकरी फार्म पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं दोस्तों के साथ चला गया हो। बात आई गई हो गई। रात को लोग अपने अपने कमरों में सो गए। अगले दिन रमेश वर्मा बेटे के बकरी फार्म पर पहुंचे तो वहां अलाव में जली हुई एक लाश पड़ी थी। पास में बेटे विक्रांत की बाइक खड़ी थी। इसकी सूचना उन्होंने घर वालों के अलावा कोतवाली देहात पुलिस को भी दे दी। पुलिस को मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था। पास में जला हुआ एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा था। घर वाले लाश की शिनाख्त विक्रांत वर्मा के रूप में पहले ही कर चुके थे। घटना स्थल पर ठंड से बचाव के लिए अलाव भी जलाया गया था। ढेर सारी राख इस बात की गवाही दे रही थी। उन दिनों शीतलहर चल रही थी जिससे भीषण सर्दी थी। पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक उस वक्त बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था और आग में जल जाने से उसकी मौत हुई है। मृत्यु की बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इस मामले में उसका बिसरा जांच के लिए भी भेजा गया। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उसने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि विक्रांत शराब के नशे में अलाव के पास पहुंचा और वहां आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। विक्रांत के पिता इसे आत्महत्या या दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि उनका बेटा विक्रांत कितने भी डिप्रेशन में हो लेकिन अत्यधिक शराब का सेवन नहीं कर सकता। वह आत्महत्या जैसा घातक कदम भी नहीं उठा सकता। मौके की स्थिति भी हत्या किए जाने जैसी थी। एक जगह जलने के संकेत थे। उसने इधर उधर भागने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रांत को मारकर सबूत मिटाने के लिए जलाया गया है। उन्होंने अंतिम संस्कार की औपचारिकता पूरी करने के बाद दूसरे दिन थाने में हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दे दी। पीड़ित पिता ने तहरीर में कहा कि उन्हें आशंका है कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके बेटे की हत्या करके सबूत मिटाने के लिए शव जला दिया है। उनकी तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस की माने तो घटना से एक दिन पहले मृतक ने अपने दोस्त रंजीत को कॉल की थी। फिर उससे मिलकर वह फूट फूट कर रोया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मुझे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता, घर परिवार में भी कोई इज्जत नहीं है, समाज भी बुरा समझने लगा है, ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का स्पष्ट मत बन चुका था कि विक्रांत ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि पुलिस ने युवक के मोबाइल फ़ोन समेत कई वस्तुओं को जांच के लिए कब्जे में लिया। विक्रांत वर्मा की हत्या को 4 दिन बीत गए और अब तक केस दर्ज नहीं हुआ। घर वाले हत्या का आरोप लगाते हुए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस आत्महत्या का केस दर्ज करने के लिए परिजनों पर दबाव बनाती रही। ऐसे में पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ एसपी सोमेन वर्मा से मिलकर उनसे हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की।
थाना पुलिस के कार्रवाई न करने पर उन्होंने लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा से भी हत्या का केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। विधायक विनोद सिंह से भी उन्होंने संपर्क किया। वह इस समय सदर सीट से विधायक हैं। इन दोनों विधायकों की सिफारिश और बाप बेटे की भाग दौड़ आखिर रंग लाई और 22 जनवरी 2024 को कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ विक्रांत की हत्या का केस दर्ज हुआ। देहात कोतवाल श्याम सुंदर ने बताया कि विक्रांत के पिता ने बेटे की हत्या केवल शंका जताई है, जिसके चलते मामला दर्ज कर उन्होंने जांच शुरू की। एसपी सोमेन वर्मा ने विक्रांत वर्मा हत्याकांड के खुलासे के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की। पहली टीम का नेतृत्व कोतवाल श्याम सुंदर को सौंपा गया। टीम में एसआई अखिलेश सिंह, विनय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, विजय यादव व आलोक यादव को शामिल किया गया। दूसरी टीम एसओजी की गठित की। इस स्वाट टीम के प्रभारी उपेंद्र सिंह थे। इसमें समरजीत सरोज, विकास सिंह, तेजभान सिंह और अबू हमजा को शामिल किया गया था। एसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। दोनों टीमों की निगरानी लंबुआ क्षेत्र के सीओ अब्दुल सलाम कर रहे थे। जांच के दौरान ही एक दिन श्याम सुंदर को मुखबिर ने सूचना दी कि विक्रांत मोबाइल फोन से गांव में कभी कभार किसी से बात करता है। यह सुनकर कोतवाल का दिमाग चकराया कि विक्रांत तो मर गया, तो फिर वह फोन पर कैसे बात कर सकता है। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को यह बात बताई। अधिकारी भी सकते में आ गए। उन्होंने कहा कि विक्रांत जब किसी से बात करता है तो वह जली हुई लाश क्या किसी और की थी? इसका मतलब यह है कि विक्रांत अभी जिंदा है। अधिकारियों ने हरी झंडी देते हुए कहा कि मुखबिर की सूचना पर जांच आगे बढ़ाई जाए। विक्रांत जिस मोबाइल नंबर से बात करता था वह मोबाइल नंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पता चला कि इस नंबर पर रात में किसी से कभी कभार बात होती थी। दिन के बाकी समय में यह नंबर बंद रहता है। कोतवाल श्याम सुंदर को पता चला कि यह मोबाइल नंबर एक महिला का है। मोबाइल नंबर की लोकेशन हरियाणा प्रदेश के पानीपत शहर की मिल रही थी। इस हत्याकांड को खोलने के लिए कोतवाली पुलिस पर 2 विधायकों और उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना हुआ था। पानीपत की लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीमों को वहां भेजा गया। पुलिस मुखबिर को साथ में लेकर उस क्षेत्र की निगरानी कर रही थी जहां पर टेलीफोन नंबर की लोकेशन मिल रही थी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद ली। लोकेशन ट्रेस हुई। इसके बाद पुलिस ने हरियाणा के पानीपत स्थित गली नंबर 28 वार्ड नंबर 16 विकास नगर में दबिश दी। यह इलाका थाना सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एरिया का है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर विक्रांत वर्मा हत्थे चढ़ गया। उसे जीवित देखकर पुलिस चौंक गई। पता चला कि उसने यहाँ अपना नाम विक्की कुमार रख लिया था। अपनी पहचान बदलने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन मुखबिर की शिनाख्त के कारण विक्रांत वर्मा को पुलिस ने दबोच दिया। थोड़ी सी सख्ती करने पर विक्रांत वर्मा टूट गया। उसने अपने को विक्रांत वर्मा होना स्वीकार किया तथा गुनाह कबूल कर लिया। वहां से पुलिस ने विक्रांत, उसके साथी शक्तिमान कुमार व अनुज साहू निवासी कासगंज के तुमरिया को गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत ने पुलिस को जो कुछ बताया, घटना के 25वें दिन केस का खुलासा करते हुए उसकी जानकारी लंबुआ के सीओ अब्दुल सलाम ने पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कोतवाल श्याम सुंदर भी उस समय वहां मौजूद थे। जांच में पता चला कि रोजगार के लिए दिल्ली आने पर विक्रांत की मुलाकात शक्तिमान कुमार और अनुज साहू से हुई थी। उस समय विक्रांत डिप्रेशन में था। उसकी परेशानी चेहरे से साफ झलक रही थी। उन दोनों ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। पूछने लगे किस बात से परेशान हो। विक्रांत ने बताया कि उसकी जुड़वा बच्चियां हैं जो लगभग 1.5 साल की हो चुकी हैं। पत्नी बच्चों के पालन पोषण में लगी रहती है, जिससे उसका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।
जबकि एक और लड़की जो उसका पहला प्यार है वह अब भी मेरा इंतजार कर रही है। मैं आज भी पहले प्यार को भुला नहीं पा रहा हूँ। पत्नी की बेवफाई ने प्रेमिका से प्यार और भी बढ़ा दिया है। उसकी बेबसी और लाचारी मुझसे देखी नहीं जा रही है। शरीर के बीच जो दूरियां बनी हुई हैं उससे मैं बहुत दुखी हूँ। वह भी दो जिस्म मगर एक जान होने के लिए तत्पर है। मुझ पर दबाव भी बना रही है। प्रेमिका ने बताया है कि अब घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। विक्रांत ने अपने साथियों को यह भी बताया कि उसका मुर्गी पालन और बकरी पालन का व्यवसाय फेल हो गया है। उससे कर्जदार हो गया है। करीब 9 लाख रुपए का बैंक का कर्ज है। अब उसे वह ऐसी तरकीब बताएं कि मरकर भी जिंदा रहे और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। शक्तिमान कुमार और अनुज साहू ने काफ़ी सोच विचार के बाद क्राइम मिस्ट्री तैयार की। उन्होंने बताया कि हम किसी और व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश को जला देंगे और वहां पर तेरा सामान, बाइक, मोबाइल आदि छोड़ देंगे, जिससे पता चले कि विक्रांत ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह तुम्हारी पत्नी से भी पीछा छूट जाएगा और प्रेमिका भी हासिल हो जाएगी और कर्ज के 9 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। अपनी कार्य योजना को अंजाम देने के लिए 15 जनवरी 2024 को विक्रांत दोनों दोस्तों के साथ अपने गांव आ गया। उसने अपने दोनों साथियों को फार्म हाउस पर ठहरने की व्यवस्था की। 16 जनवरी की दोपहर अनुज शक्तिमान के साथ हमहट क्षेत्र में स्थित सरकारी देसी शराब के ठेके पर पहुंचा। काफ़ी देर की निगरानी के बाद वहां नशे में झूलता हुआ एक व्यक्ति मिला, जिसे उन दोनों में से कोई नहीं जानता था। वो कद काठी में बिल्कुल विक्रांत ही जैसा था। उसे वह यह बोलकर बाइक पर बैठा लाए कि चलो तुम्हारे घर पहुंचा दें। वह दोनों उसे अपने बकरी फार्म पर ले आए। विक्रांत ने शराब की दुकान से एक बोतल खरीदी और फिर वह भी बकरी फार्म पर चला आया। वहां उन तीनों ने उस व्यक्ति को और शराब पिलाई। वह इतना बेहोश हो गया कि अपने आप हिलडुल भी नहीं सकता था। वह शराबी सफ़ेद कुर्ता पैजामा, ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुए था, मफलर भी पहने हुए था। विक्रांत ने जो कपड़े पहन रखे थे, जिन्हें पहनकर वह दिन भर गांव में भी घूमा था, वह कपड़े उतार कर उस व्यक्ति को पहना दिए। उससे पहले उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतार दिए थे। काम पूरा करने के बाद बकरी फार्म से भागने के लिए उन्होंने सारा सामान बैग में पहले तैयार कर रख लिया था। उसमें से पैंट शर्ट निकाल कर विक्रांत ने पहन लिया। कुछ लकड़ियां और उपले उन लोगों ने पहले ही एकत्र कर लिए थे, जिससे कि यह पता चले कि ठंड से बचने के लिए यहाँ अलाव जलाया गया था। फिर उस व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसके कपड़े भी जला दिए। उस समय रात के लगभग 9 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सभी लोग ठंड में अपने घरों में थे। जब उन 3 लोगों को विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति मर चुका है और उसकी लाश को पहचाना नहीं जा सकता, फिर वे सब वहां से फरार हो गए। वहां से पहले लखनऊ, फिर कासगंज और उसके बाद में पानीपत चले गए। पानीपत में ही विक्रांत की प्रेमिका भी रहती थी। यह सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु लगभग 60 वर्ष जरूर बताई गई थी, जबकि विक्रांत की उम्र मात्र 25 साल थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति को शराब के नशे में धुत करके जिंदा जलाया गया था, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबेपुर में चालक द्वारिकानाथ शुक्ला पुत्र चंद्र बहादुर शुक्ला थे। द्वारिकानाथ शुक्ला की बंधु आकला थाने में गुमशुदगी दर्ज थी। वह इसी क्षेत्र में रहता था। लगभग 60 वर्षीय द्वारिकानाथ शुक्ला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के गांव रौतमा का मूल निवासी था। यह भी पता चला कि शक्तिमान इस समय पानीपत में ही रहता है। विक्रांत वर्मा ने भी यहीं पर नौकरी कर ली थी। पुलिस ने द्वारिकानाथ शुक्ला की गुमशुदगी को हत्या में तरमीम किया।
कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने शक्तिमान कुमार, अनुज साहू और विक्रांत वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।